सल्फर और पटाखा। दौलतपुर की जिंदगी का मरकज पनवाड़ी की दुकान थी जो आवाम के जज्बात की अक्कासी करती थी। हर दुकान पर चार एक नौजवान जमा रहते जो पान खाते, एक दूसरे पर फिक्रे कसते और फिर सेठ घरदारी लाल या मदन लाल भाबड़ा के ताजा तरीन मुआशके पर हंस हंस कर बातें करने लगते। एली दूर से उनकी बातें सुनता और फिर आगे निकल जाता। उसके लिए ऐसी दुकान पर जाना मुमकिन न था जहां लोगों का झमघटा लगा हो। पान खरीदने के लिए वो ऐसी दुकान पर जाया करता था जहां कोई गाहक न हो, मगर कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि सौदा खरीदने के दौरान में गाहक आ जाते और मजमा लग जाता। ऐसे मौके की उसे दौलतपुर की मजलिसी जिंदगी के मुतालिक चंद एक बातों का इल्म हो गया था। मसलन उसे मालूम था कि सेठ गिरधारी लाल की हैसियत अब वो नहीं रही थी जो कभी पहले थी, और अब उसने साजू से ताल्लुकात पैदा कर रखे थे और साजू उनके यहाँ आती जाती थी। और दौलतपुर में ऐसा कौन था जो साजू से वाकिफ ना हो? कौन नहीं जानता था कि वो सुल्फे की चिलम है। अगरचे अब चिलम में राख रह गई है, लेकिन फिर भी शौकीन उसे चूसते थे और उसका धंधा चलता था। उसे ये मालूम न था कि सेठ गिरधारी लाल कौन है और साजू किसका नाम है, और वो सुल्फे की चिलम क्यों है। वो तो सिर्फ ये जानता था कि साजू कोई है, होगी कोई, और सेठ गिरधारी लाल उसे चूस रहे थे। लेकिन उसे इस बात से क्या ताल्लुक? कई मर्तबा हलवाई बाजार की तरफ जाते हुए जब वो गली में से गुजरता तो उसे ख्याल आता कि शायद यही मकान हो सेठ गिरधारी लाल का, शायद यही शख्स जो चला आ रहा है सेठ गिरधारी लाल है, क्योंकि दौलतपुर के सेठों और अवाम में कुछ ज्यादा फर्क न था। देखने में वो एक से ही मालूम होते थे। फिर उसे मालूम हुआ कि दौलतपुर में एक नया फितना बेदार हुआ है जिसकी शक्ल पटाखे सी है और जो मस्त हाथी की तरह चलती है, और शौकीन रास्ते में खड़े होकर घंटों उसका इंतजार करते हैं। उस सुल्फे की चिलम और उस नए फितने के बावजूद एली को दौलतपुर में रहने से कोई दिलचस्पी पैदा ना हुई और बिलाखिर मजबूर होकर अली अहमद से कहने लगा, मैं यहाँ दाखिल नहीं होऊंगा, मैं तो लाहौर में पढ़ूंगा। अली अहमद ने एक साथ के लिए उसकी तरफ गौर से देखा और फिर बोले, इस वक्त इस मौजू पर बात करना बेकार है, इसलिए कि हमें फुर्सत नहीं है। कल दफ्तर आ जाना तो वहां ये मसला तय कर लेंगे। दाखिला। दफ्तर में अली अहमद की हैसियत अफसर की थी। उनके लिए एक अलहदा कमरा मखसूस था जिसमें बैठकर वो काम किया करते थे। दूसरे दिन एली इत्मीनान से उनके दफ्तर जा पहुंचा और बेतकल्लुफी से अस्सलामु अलैकुम कहकर कुर्सी पर बैठ गया जो अली अहमद के मेज की दूसरी जानिब रखी थी। अली अहमद बोले, तुम यहां दाखिल होने से इनकार करते हो? जी हाँ, एली ने जवाब दिया, मुझे लाहौर में दाखिल करा दीजिए क्योंकि लाहौर में उन्होंने एली की बात काट कर कहा, तुम यहां दाखिल होने से इनकार करते हो। ये कहते हुए उन्होंने बैद की छड़ी उठाई जो पास दीवार के सहारे खड़ी थी। तो तुम यहां दाखिल होने से इनकार करते हो? ये कहते हुए उन्होंने जन से सोटी उसके सर पर दे मारी। अरे, वो घबरा गया, उसे इस सुलूक की तवक्को न थी। अली अहमद ने कहा, तुम यहां दाखिल होने से इनकार करते हो, और सोटी की एक और जरब लगाई। एली घबरा गया। देखिए, आप मुझे मजबूर ना करें, वो बोला। तुम यहां दाखिल होने से इनकार करते हो। उन्होंने एक और जरब लगाई। मैं कहता हूं कि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि जन से एक और जरब पड़ी। न जाने उस वक्त एली को क्या हुआ, वो ये भूल गया कि वो एली है और अली अहमद उसके वालिद हैं। उसने एक जस्त लगाई और उस मेज पर चढ़ गया जो बाप और बेटे के दरमियान बिछी हुई थी। झपट कर अली अहमद के हाथ से सोटी को पकड़ लिया, एक खौलती हुई निगाह बाप पर डाली। तो तुम दौलतपुर के कॉलेज में दाखिल होने से इनकार करते हो? अली अहमद ने वही फिक्रा फिर से दोहराया। एली ने एक झटका देकर बैद की सोटी अली अहमद के हाथ से छीन ली और उसे तोड़ मोड़ कर एक तरफ फेंक दिया। चंद साथ के लिए वो अली अहमद के रूबरू खड़ा रहा जैसे उनका हरीफ हो, और फिर मेज से उतरकर चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। 2-1 घंटे न जाने वो कहां घूमता रहा, भाग जाने के खौफनाक मंसूबे बनाता रहा, सोचता रहा कि किस तरह वो समुद्री जहाज में दाखिल होकर छुप जाएगा और जब जहाज गहरे समुद्र में पहुंच जाएगा तो वो बाहर निकलेगा और जहाज वाले बिलाखिर उसे रकाबियां धोने पर मुलाजिम रख लेंगे। वो सोचता कि जहाज बसरा की बंदरगाह में लंगरअंदाज हो जाएगा, फिर चुपके से जहाज से बाहर निकल जाएगा जैसे उसके एक अजीज ने किया था। लेकिन ये दिलचस्प तफसीलात सोचने के बाद वो घर लौट आया। उसमें भाग जाने की जुर्रत न थी, लेकिन उसका ये मतलब न था कि वो भाग जाने की तफसीलात भी ना सोचे। जब वो घर में वापस पहुंचा तो अली अहमद उसका इंतजार कर रहे थे। गुलाम मोहम्मद, उन्होंने नौकर को आवाज दी, एली को डॉक्टर रामदास के पास ले जाओ। डॉक्टर से दवा लगवाने के बाद वो चारपाई पर लेटकर फैसला करता रहा कि दौलतपुर के कॉलेज में दाखिल नहीं होगा चाहे कुछ हो जाए,
लेकिन तीसरे रोज जब अली अहमद ने अपने हेड क्लर्क के साथ उसे दौलतपुर कैंट कॉलेज में दाखिल होने के लिए भेजा तो वो यूं चुपके से उसके साथ चल पड़ा जैसे दौलतपुर कॉलेज में दाखिल ना होने का उसने फैसला ही ना किया हो। चंद एक दिन तो एली चौबारे के उन दोनों कमरों में परेशान हाल घूमता रहा, फिर काने हो गया, इत्मीनान से बैठ गया। जब शाम के वक्त शमीम खाना पकाने लगती और नाज़िमा हवाइज में मसरूफ हो जाती और अंजुम की नाक बहती तो वो चुपके से बाहर निकल जाता और दौलतपुर की गलियों में घूमते हुए सोचता कि ये मकान सेठ गुरदारी लाल का तो नहीं, और ये औरत जो खिड़की में खड़ी है दौलतपुर का नया फितना है या सुल्फे की चिलम। वो यूं ही घूमता रहा ताकि वो शमीम को खाना पकाते हुए ना देखे। खाना खाते हुए वो सोचने लगता कि किस तरह वो जहाज में छुपने में कामयाब हो सकेगा और फिर किस तरह जहाज का कप्तान उसे रकाबियां धोने पर नौकर रखना मंजूर कर लेगा और फिर बसरा की बंदरगाह में किस तरह से चोरी चोरी जहाज से उतरेगा। वो मुसलसल तौर पर कुछ न कुछ सोचता रहता ताकि खाने के दौरान ये ख्याल न आए कि ये वही खाना है जिसे शमीम ने पकाया है। जुमा शाह। फिर एक रोज अली अहमद के यहाँ बाला और उसकी चची आ गए। आगे आगे बाला था, उसके हाथ में सूटकेस था और उसके पीछे उसकी चची दीवारों का सहारा लेती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी। सलाम कहता हूँ जी, बाला शमीम से मुखातिब होकर बोला। अपने फूफाजान कहाँ गए हैं? गए होंगे बाहर सैर को। हैं, एली भाई भी यहाँ हैं? मिजाज तो बखैर है ना? शुक्र अल्लाह का, मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ। अलीपुर में सभी खैरियत है ना? उसने यूं कहा जैसे एक अफसोसनाक अम्र हो। सभी याद करते हैं आपको। वो अपने आप से बातें किए जा रहा था जैसा कि उसकी आदत थी। खुद ही सवाल करता, फिर खुद ही उसका जवाब देने लगता। उसकी निगाहें न जाने किस तरफ देखने में खोई रहती थी, जैसे दीवारों के पार कुछ देख रहा हो। उसकी चची बाला की तरफ देखने में खोई रहती, जैसे डरती हो कि कहीं बाला उसकी निगाह से ओझल होने दिया गया तो वो पुरअसरार तरीके से गुम हो जाएगा। जल्द ही शमीम और एली को मालूम हो गया कि बाला और उसकी चची वहां 2-1 महीने ठहरने के लिए आए थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद अली अहमद के ज़ेरे असर रहने से बाला में 10वीं पास करने की सलाहियत पैदा हो जाए। अगरचे अली अहमद ने उनकी आमद पर खुशी का इजहार किया था, मगर उनके अंदाज से जाहिर था कि उन्हें कतई तौर पर खुशी नहीं हुई, बल्कि उनके आने से कोफ्त महसूस हो रही थी। बाला अपने जवाहरात के डब्बे खोलकर बैठ जाता। ये देखो एली, वो उसे उकसाता। ये नीलम जो है, ये कोहे सफेद के सिवा और किसी जगह से नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि वहां एक पहाड़ है जहां परियों की आमद और रफ्त रहती है। परियों को नीलम से मोहब्बत होती है। हाँ, फिर जब 14वीं रात का चांद चमकता है ना, तो इसका रंग और भी गहरा हो जाता है। और एली को अब बाला के कीमती पत्थरों से वो दिलचस्पी न रही थी जो किसी जमाने में हुआ करती थी। एली उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता और फिर सोचता कि किस तरह बाला के तिलिस्मी पत्थरों से मुखलसी पाए, लेकिन एलानिया बाला की बात काट कर चले जाना ये उसके लिए मुमकिन न था। बहरहाल वो बाला की बातें सुनता, जमाइयां लेता और न सुनने की आरज़ू करता। फिर दफतन बाला उठ बैठता और आप ही आप बुड़बुड़ाने लगता जैसे उसे कोई बुला रहा हो। अभी आता हूँ भाई, अभी आया मैं। वो बुला रहे हैं ना मुझे। उसके इशारों में राजदाराना और पुरअसरार अंदाज झलकता। उसकी मुस्कुराहट में एहसास बरतरी की झलक होती, जैसे वो हालात को बेहतर तौर पर समझता हो, जैसे वो फितरत के राज से कमा हक़्क़ुहु वाकिफ हो। जरा इंतजार करो, मैं हुआ हूँ, वो एली से कहता और फिर चुपचाप कोठे की सीढ़ियां चढ़ने लगता। उसके जाने के बाद कोठे से जेरे लब बातें करने की आवाजें सुनाई देती। फिर वो लौट आता, लेकिन सीढ़ियां उतरते वक्त दफतन रुकता, जैसे किसी ने उसे फिर बुलाया हो और न जाने किससे मुखातिब होकर कहता, नहीं नहीं, यूं नहीं, जैसे मैंने कहा। जैसे उसे फिर बुलाया गया हो और न जाने किससे मुखातिब होकर कहता, नहीं नहीं, यूं नहीं, जैसे मैंने कहा था वैसे। और फिर मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आता। शमीम और एली हैरानी से उसकी तरफ देखते रहते। उसे आता देखकर शमीम घबरा कर उठ बैठती और अंजुम को कलेजे से लगाकर नाजिमा के सर पर हाथ रखकर गोया उन्हें महफूज कर लेती। फिर वो घबरा कर पूछती, बाला, तुम किससे बातें किया करते हो? बाला मुस्कुरा देता है, आप नहीं जानती फूफी, आप इन्हें नहीं जानती, अपनी ही हैं, 2 बड़े अच्छे हैं बेचारे। बाला जवाब देता, कहाँ नहीं है, उनके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं, वो हर जगह मौजूद हैं, हर मकान में, जंगल में, मैदान में, लेकिन बड़े अच्छे हैं वो बेचारे, बार बार मुझे बुला लेते हैं। वो हंसता, इस वक्त तो अपने जुमा शाह को नहीं जानते, बड़े जबरदस्त हैं वो, जो चाहें कर दें, जो चाहें जिसे चाहें बुला लें, तो ये भाई किस में हिम्मत है कि उनकी बात रद्द कर दे, लेकिन मैं। वो हंसने लगता, मेरी और बात है, मेरा हमजाद बड़ा जबरदस्त है ना, इसलिए। लेकिन तुम्हें क्या मालूम फूफी, मैंने कई बार कहा है इन्हें कि
और बाला इसी तरह एक किस्सा छेड़ देता जिसके दौरान में वो बार बार मुस्कुराता और उन्हें यूं समझाने की कोशिश करता जैसे दोनों बच्चे हों। फिर जब रात पड़ जाती तो वो किताब सामने रखकर दीवार के पार देखने में मसरूफ हो जाता। उसकी निगाहों में अजीब किस्म की दीवानगी झलकती। एली को बाला की तरफ देखकर डर लगता था, इसलिए वो कोशिश किया करता था कि उसकी तरफ ना देखे। दूसरी तरफ बाला की चची यूं बैठी रहती जैसे कपड़ों की गठड़ी पर किसी डाइन का सर काट कर रख दिया गया हो। उसकी निगाहें बाला पर मरकूज रहती और वो मुसलसल तौर पर प्यार भरी स्याहदार आंखों से उसे घूरती रहती। हत्ता कि बाला की आंखें बंद हो जाती और सर किताब पर झुक जाता और टांगें यूं बिखर जाती जैसे मामले से बने हुए बावे का अंदरूनी तागा टूट गया हो। इस पर दफतन कपड़ों की गठड़ी में हरकत पैदा होती और चची उठकर बाला के बिखरे हुए आज़ा को समेटती और बसद मुश्किल उस लाश को घसीट कर चारपाई पर डाल देती। उस वक्त एली सोचता, क्या ये वही बाला है जो फितरत के तमाम राजों से कमा हक़्क़ो वाकिफ? क्या ये बेहोशी भी कोई राज है? ये सोचते सोचते एली ऊँघने लगता और फिर चुपके से उठकर बिस्तर पर लेट जाता और अली अहमद के कलम की चिराओं चिराओं को गौर से सुनने में मसरूफ हो जाता, जो मुल्हिका कमरे में हिसाबात के रजिस्टर पर करने में मसरूफ रहते। एली को खौफ दामनगीर रहता कि कहीं अली अहमद ये न पूछ लें कि एली तुम अभी सो गए क्या? सारा दिन आवारा फिरते हो और सरे शाम ही पढ़कर सो जाते हो, क्या वजह है? लेकिन अली अहमद को हिसाब किताब लिखने में इस कदर दिलचस्पी थी कि वो रजिस्टर सामने रखकर दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाते थे।